नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। लेकिन स्वागत करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप भी हमारा स्वागत कर सकें, ताकि इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और जितनी भी वीडियो यहां पे प्रीवियस हो चुकी हैं वो सभी YouTube पे अपलोड हो चुकी हैं, और इससे जुड़ी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनको भी आप अपने तक पहुंचाने के लिए या प्राप्त करने के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल आइकन बटन दबाइए। उसके बाद इसको शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, इनके लिंक्डइन है, यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप वहां से जुड़ सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि आज के टाइम पे युवा को किसी चीज को ढूंढने में आसानी बहुत ज्यादा होती है, तकलीफ इतनी नहीं होती। जैसे कि आज के टाइम पे किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे पर्सन के बारे में खोज करनी है तो वो बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे सर्च कर लेता है। और मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं बल्कि मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी आजकल के टाइम पे किसी व्यक्ति को ढूंढना सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं रह गया है। लेकिन ये तो युवा बहुत अच्छे काम कर लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चैनल को जितना जल्दी हो सके आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस और आने वाले बेहतर कहानियों के बारे में आप जान सकें। हालांकि यहां से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं और उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सभी दी जाती हैं। तो आगे बढ़ते हुए आज हम इंडियन थिंकर्स में लोकमान्य तिलक के बारे में बात कर रहे थे, और लोकमान्य तिलक जी के सेकंड पार्ट में आज हम क्या कराने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाते हुए उनकी आगे की यात्रा, जिस प्रकार से उन्होंने भारत की आजादी में अपना योगदान दिया, भारत के लोगों में वो राजनीतिक चेतना, वो राजनीतिक भावना को जगाने का काम किया, उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वो और क्या काम कर रहे थे इस भारत में रहते हुए, यानी जिन्हें हम वो उग्रवादी धारा के थे एक्चुअली में। तो लोकमान्य तिलक जो थे वो उग्रवादी धारा के थे, और वो ऐसा चाहते थे कि ऐसा करना ही उनका पर्पस था। जैसा कि बोलते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो ये बात बोलते थे। तो जन्म सिद्ध अधिकार कहने का मतलब उनका है क्या? क्या वो स्वतंत्रता को किसी के सामने भीख मांगना चाहते थे, या वो अपनी उग्रवादी धाराओं से अंग्रेजी शासन को मुक्त कराना चाहते थे? कुछ ऐसी ही बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक का नाम डालेंगे, चैप्टर का नाम है इंडियन थिंकर्स में लोकमान्य तिलक पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंडियन थिंकर्स। और इंडियन थिंकर्स में आएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक में मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो विषय आने वाला है आपके सामने, शायद आप उससे थोड़े बहुत सहमत हो भी पाए या नहीं भी हो पाए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन सहमत होने या ना होने वाली बात नहीं है। आज हम तिलक को इतना ब्रॉड पढ़ने वाले हैं कि उनकी रूपरेखा, उनके जीवन की रूपरेखा, उनके जीवन का उद्देश्य आज आपको पता चल जाएगा। और ऐसी कई सारी बातें हैं जो तिलक के बारे में आपको पता चलने वाली है। मैं तिलक को उग्रवादी धारा का एक क्रांतिकारी नेता मानता हूं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इनका योगदान नहीं था। ये तो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज का इतनी बड़ी जोर जोर से प्रचार किया। ये पहले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान का पहला प्रचार किया कि संविधान सभा होनी चाहिए, वह सभा संविधान को बनाएगी। ऐसी कुछ बातें इनके जीवन काल में मिलती है। लेकिन सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने जिस प्रकार से मराठा और केसरी पत्र का प्रकाशन किया था, जो केसरी भाषा जो मराठा भाषा में थी और मराठा पत्रिका जो अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई थी, उसमें इन्होंने और 4 मित्रों के साथ मिलकर, कितने 4 मित्रों के साथ मिलकर, जिनका नाम है गोपाल राव आगरकर, चिपलूणकर और एक का नाम है नाम जोशी, यानी इन मित्रों की सहायता से इन्होंने मराठा और केसरी जैसी पत्रिका का प्रकाशन भी किया। और उस पत्रिका में राजनीतिक यानी जो सरकारें थी, सरकार के खिलाफ कई सारे लेख भी लिखे, कई सारे आर्टिकल लिखे। इसकी वजह से यह अंग्रेजी सरकार के पहले शत्रु बन गए, और इतने गहरे शत्रु बन गए कि अंग्रेजी सरकार की केवल निगाहें केवल बाल गंगाधर तिलक जी की सारी गतिविधियों पर रहा करती थी। इसलिए इनको इतनी सारी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। और ये पहले ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, पहले ऐसे आंदोलनकारी व्यक्ति हैं जिन्होंने जेल जाने की प्रथा को प्रारंभ किया और भारत सरकार यानी अंग्रेजी सरकार के सामने समर्पण ना करने की नीति अपनाई। तो चलिए
इसी क्रम में आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोकमान्य तिलक जी का मराठा और केसरी पत्र के प्रकाशन के बाद इनका कांग्रेस में प्रवेश होता है। तो हेडिंग का नाम है कांग्रेस में प्रवेश और कांग्रेस से अलग होना। कांग्रेस में प्रवेश, कांग्रेस में प्रवेश एवं कांग्रेस से अलग होना, कांग्रेस से अलग होना, कांग्रेस से अलग होना। तो बच्चों आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इनको कांग्रेस में प्रवेश होना पड़ा। और मैं कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी बंबई अधिवेशन में 1885 के समय, जिन्होंने बंबई अधिवेशन हुआ था तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिनमें 72 कैंडिडेट भाग लिए थे, और कांग्रेस की स्थापना 1885 में दिसंबर में हो चुकी थी। तो कांग्रेस में प्रवेश में समय बताता हूं, लगभग 1885 का समय था। 1885 से 90 के समय की बात करता हूं। तो 1885 से 90 के समय में कांग्रेस के सबसे प्रमुख जो नेता हुआ करते थे, जब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और कांग्रेस की स्थापना के पहले अधिवेशन के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बाद जो प्रमुख नेता हुआ करते थे, जिनमें थे फिरोज शाह मेहता, दिनासा ई बाचा, लाल मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे कई सारे धुरंधर नेता हुआ करते थे इसमें। तो इसमें कौन कौन से नेता थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये कांग्रेस के उस समय उदारवादी नेता हुआ करते थे। उसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा और हुआ करते थे लाल मोहन बोस, लाल मोहन बोस, लाल मोहन बोस के अलावा और सारे जो क्रांतिकारी जो उदारवादी नेता थे, जैसे कि दिनासा ई बाचा, दिनासा ई वाचा। इसके अलावा और थे फिरोज शाह मेहता, तो आपको इतना बता दिया जाए कि जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी बंबई अधिवेशन के माध्यम से, तो 1885 से 90 के समय के जो सबसे धुरंधर नेता थे, जो राजनीतिक नेता थे, वो आपके सामने स्पष्ट हैं। इनमें बाल गंगाधर तिलक जी अभी नहीं आते हैं, वो एक समय पर आते हैं 1889 में। 1889 में जब बाल गंगाधर तिलक जी की एंट्री हुई, तो उन्होंने कांग्रेस में लोगों से यह प्रस्ताव रखा, लोगों के सामने ये प्रार्थना रखी कि आप कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस एक देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर बैठी है। और कांग्रेस की जिम्मेदारी उस समय क्या थी, मैं बताना चाहूंगा। 1885 से 90 के समय जो ये नेता थे, ये एक्चुअली में अंग्रेजी सरकार पर बहुत विश्वास किया करते थे, और अंग्रेजी सरकार पर विश्वास रखते हुए ये कहते थे कि भारत में अंग्रेजी सरकार जो है ये एक वरदान के रूप में आई है। ये नेता कह रहे हैं ऐसी बात। ये 1885 से 90 के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, ये अंग्रेजी सरकार के न्याय प्रणाली पर बहुत विश्वास किया करते थे, और ये कहते थे कि अंग्रेजी सरकार जिस प्रकार भारत पर शासन कर रही है, हम इसे वरदान का रूप मानते हैं। भाई वरदान तो ईश्वर देता है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी सरकार जो भारत पर शासन करने आई है, ये ईश्वर की इच्छा से आई है, ईश्वर के वरदान के रूप में आई है। तो इस प्रकार का कहकर ये बात स्पष्ट करना चाहते थे कि ये उदारवादी नेता हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो ये उदारवादी नेता हुआ करते थे, और उदारवादी धारणा से इन्होंने एक बात कही, और ये बात कहते हैं, नोट लगा के लिखिएगा, इन्होंने कही कि हम अंग्रेजी सरकार को, यानी हम अंग्रेजी सरकार को भारत पर शासन करने को लेकर, भारत में शासन के संबंध में, भारत के शासन के संबंध में एक वरदान के रूप में मानते हैं, एक वरदान के रूप में माना जाता है, एक वरदान के रूप में मानते हैं, एक वरदान के रूप में माना जाता है। चलिए, और यह अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पर बहुत विश्वास किया करते थे, यह अंग्रेजों की
न्याय प्रणाली पर, अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पर विश्वास भी किया करते थे, विश्वास किया करते थे। और बच्चों, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं से मतलब नहीं है, पूरी कांग्रेस अंग्रेजी सरकार पर बहुत ज्यादा विश्वास किया करती थी, क्योंकि कांग्रेस में जब अधिवेशन हो रहा था तो उस समय कई सारे उदारवादी नेता, जैसे कि दादा भाई नेहरू जी भी इसमें शामिल हैं, ऐसी बात नहीं है, तो कई सारे नेता अंग्रेजी सरकार पर बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे, बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहते थे इनसे, चलिए विश्वास किया करते थे। अब बाल गंगाधर तिलक जी को ऐसा लगा कि यार नई नई पार्टी बनी है, नई नई सरकार, मतलब कांग्रेस जो है एक नई जिम्मेदारी लेके खड़ी हुई है। जब कोई पार्टी बनती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के बनने से दूसरा व्यक्ति जो अनजान होता है वो क्या सोचता है कि यार किसी ना किसी जिम्मेदारी के साथ लेकर ये पार्टी खड़ी हुई है, और जिस जिम्मेदारी को इसने अपने हाथों में लिया है उस जिम्मेदारी को ये पूरा निभाएगी। तो लोकमान्य तिलक जी को भी 1889 में कांग्रेस में सम्मिलित होने का अवसर मिला। कब? 1889 में, 85 से 90 के समय की बात बता रहा हूं। तो 1889 में, 1889 में लोकमान्य तिलक जी कांग्रेस में शामिल हो गए। अब जो तिलक जी थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद इन्होंने जनता से यह आग्रह किया कि आप कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल हो जाइए, क्योंकि लोगों से यह प्रार्थना कर रहे थे कि भाई लोगों, आप भाई बहनों, आप सुनो कि हमारे देश में एक कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया है। वो कांग्रेस जो है वो हमारे देश में अंग्रेजी सरकार के साथ संबंध बनाना चाहती है, और संबंध बनाने से अंग्रेजी सरकार हमें मुक्त कर जाएगी, इसलिए आप कांग्रेस की हर गतिविधि में शामिल हो जाइए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने हाथ में देश को आजाद कराने की जिम्मेदारी ले ली है। ठीक है, लेकिन 1889 के चलते चलते 1893 में आ गया, यानी लगभग से लगभग बताया जाता है कि चार साल बीत गए। 4 साल में हमारे देश को वो चीज नहीं मिल पाई जो तिलक जी को इस पार्टी से अनुमान था। तिलक जी ने सोचा कि यार 4 साल हो गए, अधिवेशन किए जा रहे हैं, लेकिन इससे हमारे भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तिलक जी की एक मंशा साफ थी कि यदि अंग्रेजी सरकार को भारत को छोड़ के जाना है तो वो अभी जाए। यानी तिलक जी के अंदर यह भावना थी कि जब भारत को आजाद ही करवाना है तो भारत को आजाद करवाने में इतना वक्त लग क्यों रहा है। तो 4 साल के बीतने के बाद 1853 में 19 दिसंबर की जब डेट थी, लमसम यही डेट थी, 19 दिसंबर 1893 में तिलक जी ने कांग्रेस के खिलाफ, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ, जिसका वो 1889 में समर्थन किया करते थे, उसी कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने लोगों को भड़का दिया, जनता को भड़का दिया, और जनता से यह कहा कि भाइयों बहनों, मैं आपसे माफी मांग देता हूं, जो मैंने 1889 में कहा था कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल ना होना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में शामिल होने का अर्थ है कि स्वतंत्रता में देरी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि भारत को तुरंत से तुरंत आजादी मिले। और तिलक साहब के बयान है, और तिलक साहब कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार, क्योंकि मैंने कांग्रेस को देख लिया है, कांग्रेस केवल और केवल अंग्रेजी सरकार के साथ संबंध बनाना चाहती है, वो इन पर विश्वास करती है, अंग्रेजी सरकार पर, इसलिए, और अंग्रेजी सरकार पर विश्वास करने के नाते वो अंग्रेजी सरकार से स्वतंत्रता की भीख मांग रही है, जबकि स्वतंत्रता कभी भीख में नहीं मिलती, उसको प्राप्त करना पड़ता है। यह बात तिलक जी ने कही। तो तिलक जी का 1893 में 1903 में एक केसरी पत्रिका में एक प्रकाशन छपा। उस प्रकाशन में, उस आर्टिकल में यह साफ साफ लिखा गया था कि तिलक साहब कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट नहीं है, उसकी विचारधारा से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार से अनुनय विनिमय यानी याचिका करने से, स्वतंत्रता की भीख मांगने से कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती। तो अब चलते हैं 1893 में, यानी 1893 ईस्वी में वारदात यह हुई, 1893 ईस्वी में वारदात यह होती है कि
तिलक जी ने कांग्रेस से अपना हाथ पीछे खींच लिया। कांग्रेस से हाथ खींच लिया। कांग्रेस से हाथ खींच लिया और कहा कि अंग्रेजी सरकार से याचिकाएं करने पर, कि अंग्रेजी सरकार से याचिकाएं करने पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। जब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती तो फिर मैं कांग्रेस में रहूं क्यों? क्योंकि मुझे तो अपने हिसाब से काम करना है। और तिलक साहब को यह बात बुरी लगती थी कि स्वतंत्रता जो है, कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस जो पार्टी है, वह ब्रिटिश सरकारों से स्वतंत्रता को भीख में मांग रही है, जबकि स्वतंत्रता कभी भीख में नहीं मिलती, वो तो छीनी जाती है। चलिए भाई, तो इस बात को लेकर तिलक साहब ने तुरंत कांग्रेस से अपना हाथ खींच लिया 1893 में। और 1893 में इन्होंने अपना हाथ खींचने के बाद जो 1895 में और 1897 में, यानी कांग्रेस पार्टी के विरोध में होने के बावजूद, अंग्रेजी सरकार के विरोध में होने के बावजूद, आप देखिए इस व्यक्ति की मसाल देखिए आप। यह व्यक्ति अपने दम पर 1895 में और 1897 में 3 साल के लिए बंबई की विधान परिषद में सदस्य चुनकर गया व्यक्ति। हां जी, यानी यह बताया जाता है कि कांग्रेस के खिलाफ और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने के बावजूद भी, तो लिखेंगे कि तिलक कांग्रेस पार्टी एवं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने के बावजूद यह व्यक्ति बंबई विधान परिषद में सदस्य चुनकर गया। और यह करीबन समय बताया जाता है 1895 में से लेके 1897 के समय के बीच का समय था बच्चों। यानी इन 2-3 सालों के लिए ये बंबई विधान परिषद में एक सदस्य के तौर पर बैठे। सोच सकते हो कितने बड़ी व्यक्ति की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, जो पूरी सरकार के खिलाफ, पूरी पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपने ही दम पर, अपने लोगों के दम पर यह व्यक्ति विधान परिषद पहुंच गया। और आपको पता है कि 1895 में इस व्यक्ति ने एक स्वराज बिल पेश किया था, और उस स्वराज बिल के माध्यम से इस व्यक्ति ने संविधान की पहली मांग की थी। संविधान की पहली मांग की थी इस व्यक्ति ने। तो संविधान की पहली मांग करने वाला ये व्यक्ति है जिसका नाम है तिलक। ये थे भाई साहब। तो इसका मतलब यही बताया जाता है कि देखो, यही तो बात है। यानी तिलक ने वो काम करके बताया जो कांग्रेस सरकार केवल याचिकाओं से करना चाहती थी। इस व्यक्ति ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और चुनाव जनता के माध्यम से जीता और विधान परिषद में जाके पहुंच गया और वहां पर स्वराज बिल पेश कर दिया। और स्वराज बिल पेश करने के बाद बोला कि अब मैं संविधान सभा की मांग करता हूं। और संविधान सभा की मांग पहले व्यक्ति जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने स्वराज बिल के माध्यम से 1895 में इन्होंने विधान परिषद से मांग उठाई थी। हालांकि उस मांग को नहीं माना गया, सीरियस नहीं लिया गया। चलिए, तो ये बात थी और आगे का सफर अब तय होता है। और इन्होंने चलो कानूनी तरीके से तो ये स्वतंत्रता प्राप्त करना ही चाहते थे, लेकिन तिलक जी की एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यह सांस्कृतिक उद्देश्यों के माध्यम से, यानी सांस्कृतिक कल्चरेटिव जो फेस्टिवल होते हैं ना, सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से ये जनता के मन में राष्ट्रवाद का विकास करना चाहते थे। इन्होंने एक बात कही थी
कि यदि हमें अंग्रेजी सरकार की गुलामी से मुक्त होना है तो जन आंदोलन बहुत आवश्यक है। यानी लोगों को भड़काते रहते थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कि विद्रोह करो, आंदोलन करो। जैसे हिटलर नहीं था, हिटलर के साथ जब हिटलर के जर्मनी के साथ वर्साई की संधि में 1919 में इतना बुरा हुआ कि फ्रांस, ब्रिटेन, इन्होंने छोड़ा नहीं जर्मन को, जर्मन का हिस्सा ले लिया, जर्मन के रिसोर्स ले लिए थे। 1919 की जो वर्साई की संधि थी उसमें जर्मन के साथ, जर्मन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ कि वहां के रिसोर्सेज छीन लिए फ्रांस ने, यूके ने, वहां के लोगों के साथ अत्याचार किए, वहां के लोगों की जमीनें छीन ली, वहां के कानून मिटा दिया। ये सब कुछ जर्मनी के साथ इतना बुरा हुआ, तब जाके हिटलर ने एक राष्ट्रवाद का भाषण दिया था एक होटल से, एक रेस्टोरेंट से। तब उसने जनता के मन में वही काम किया था जो उस समय तिलक कर रहे थे। बिल्कुल तिलक जी की छवि और उनके भाषण की छवि मुझे हिटलर से सुनाई देती है। मैं तुलना नहीं कर रहा कि तिलक जी हिटलर है, नहीं, दोनों ही राष्ट्रवाद है, मैं इतना कहूंगा। और दोनों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी भरी, कूट कूट के भरी हुई थी, इतनी कूट कूट के भरी हुई थी कि जिसकी कोई हद की सीमा नहीं है। चलिए, इसके बाद कानूनी रूप से व्यक्ति लड़ तो रहा था भारत की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, लेकिन यह व्यक्ति चाहता था कि लोग भी मुझसे आकर जुड़ें और लोग भी आंदोलन करें। जब लोग आंदोलन करेंगे, जब भीड़ आंदोलन करेगी तो मुझे हौसला मिलेगा और मैं इस भारत को आजाद कराऊंगा। उन्होंने सांस्कृतिक तरीके से, बताया जाता है कि सांस्कृतिक तरीके से उन्होंने जनता के मन में राष्ट्रवाद का विकास किया है। सांस्कृतिक तरीके से राष्ट्रवाद का विकास किया, इसे राष्ट्रभक्ति बोलते हैं। राष्ट्रवाद का विकास किया, और यह विकास कैसे किया? राष्ट्रवाद का विकास ऐसे किया, इन्होंने किया जन आंदोलन के लिए जनता के मन में, जन आंदोलन के लिए जनता के मन में इन्होंने एक तो धार्मिक भावना को बढ़ाया, धार्मिक भावना का प्रोत्साहन किया, उसको एप्रिसिएट किया, और उनके आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का प्रयास किया। जब तक किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचती वो तब तक विद्रोह नहीं करता, और तिलक जी ने यही किया। और 1919 की वर्साई की संधि का बदला लेने के लिए हिटलर ने भी अपने समय में यही किया था। जब हिटलर अपने जर्मनी में भाषण दे रहा था अपने लोगों को उत्तेजित करने के लिए, तो वो क्या कह रहा था? हिटलर भी सेम यही कह रहा था कि तुम जर्मन के लोगों, क्या तुम्हारे अंदर वो खून नहीं है? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? क्या तुम्हें लड़ना नहीं आता? क्या तुम जूस से लड़ नहीं सकते? जो जूस तुम्हारे रिसोर्सेज छीन ले गए, जो जूस तुम्हारी जमीन छीन ले गए, क्या तुम्हारा खून पानी पानी हो गया है? ऐसे कुछ भड़काऊ भाषण दे रहे थे हिटलर अपने समय में। वही छवि मुझे तिलक में थोड़ी बहुत देखने को मिली। तो तिलक जी ने सांस्कृतिक तरीके से लोगों के मन में धार्मिक भावना और आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। वो दो उत्सव थे, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सांस्कृतिक उद्देश्य से राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए दो उत्सव प्रारंभ किए गए थे। एक का नाम था गणपति उत्सव और दूसरे का नाम था शिवाजी उत्सव। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो यहां पर लिखेंगे कि सांस्कृतिक उद्देश्य से तिलक जी ने सांस्कृतिक उद्देश्य से तिलक जी ने लोगों में धार्मिक भावना एवं राजनीतिक चेतना को बढ़ाने के लिए दो उत्सव प्रारंभ किए। और वो दो उत्सव क्या थे? पहले का नाम है गणपति उत्सव। ये गणपति उत्सव ये कहता है कि गणपति उत्सव का पर्पस था जो तिलक जी ने प्रारंभ किया। गणपति उत्सव का मतलब था
कि लोगों के मन में उनकी धार्मिक भावना और धार्मिक कट्टरता को जन्म देना, क्योंकि जब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता वह अपने धर्म के लिए कभी लड़ ही नहीं सकता। यह बात कुछ ऐसी कही गई थी। तो कुल मिला के गणपति उत्सव जो था यह लोगों के मन में, यह लोगों के मन और दिमाग में धार्मिक भावना को बढ़ा रहा था। धार्मिक भावना को बढ़ाने का काम कर रहा था, भावना को बढ़ाने का काम कर रहा था। इसका उद्देश्य यह था। और एक था शिवाजी उत्सव। जो शिवाजी उत्सव था इसका मतलब यह था कि यह लोगों के मन में उनके प्रति आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक अपने लोगों से यह कह रहे थे, क्या तुम्हारा स्वाभिमान मर चुका है? क्या तुम्हारा स्वाभिमान जिंदा नहीं है? अब जो तुम इस अंग्रेजी सरकार की गुलामी को झेल रहे हो, क्या तुमको गुलाम रहना इतना ही पसंद है? क्या तुम अपनी भारत की आजादी के लिए, भारत की मातृभूमि के लिए लड़ नहीं सकते? तो ऐसे करके लोगों के मन में ये मोटिवेशन देने का काम कर रहे थे। और मोटिवेशन जब आदमी में आता है ना, तो वो तुरंत एक्शन करता है। इसे कहते हैं जन आंदोलन। तो चलिए, शिवाजी उत्सव का मतलब था कि लोगों के हृदय में आत्मसम्मान, लोगों के हृदय में आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भावना को बढ़ाने का काम कर रहा था, बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। ये दो उत्सव थे, यानी सांस्कृतिक तरीके से। अंग्रेजों को लगा अरे सांस्कृतिक तो है, क्या कर लेंगे। पर याद रखना, जिस अमेरिकी क्रांति ले लो, चाहे रशियन क्रांति ले लो, आप अमेरिका की क्रांति लो 1787 की, आप चाहे फ्रांस की क्रांति लो 1789 की, आप चाहे रूस की क्रांति ले लो, जारशाही के शासन का अंत करने के लिए लोगों ने ही आंदोलन किया था। 1917 में क्रांति जो हुई थी, रूस की क्रांति। चाहे आप 1857 की क्रांति ले लो अपने भारत की, जब आंदोलन हुआ था तब भी लोगों ने ही मिलकर किया था। यानी कुल मिला के जहां क्रांति हुई है, जहां जहां आंदोलन हुए हैं किसी भी चीज से मुक्ति पाने के लिए, वहां लोगों ने विद्रोह किया है। जब तक लोग एक साथ नहीं हो पाए तब तक क्रांति संभव नहीं, और जब तक क्रांति नहीं तब तक मुक्ति नहीं। इसलिए कहते हैं आंदोलन और क्रांति का बस हर व्यक्ति को एक थोड़ा सा हिंट चाहिए, उसको रास्ता चाहिए, उसको आंदोलन वाला नेता चाहिए, ऐसा तो व्यक्ति मर मिटने को भी तैयार है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। 1895 और 97 के बीच की बात है, 96-97 के आसपास। उस समय प्लेग महामारी फैल चुकी थी और अकाल पड़ चुका था। किसानों की भूमि और जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। जमीनें इतनी उपजाऊ नहीं थी कि वो फसल दे सकें, और ऊपर से एक महामारी फैल गई। पूरा भारत यानी लगभग आधा भारत महामारी की चपेट में आ गया था। और महामारी की चपेट में किसानों का फसलों का बर्बाद हो जाना, इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार लगातार कर वसूल रही थी। क्या कर वसूल रही थी? हाई टैक्स, हाई टैक्स सरकार लोगों से कर ले रही थी। अब यह समय था, यानी करीबन बताया जाता है कि 1896 और 97 के समय एक महामारी आई जिसका नाम है प्लेग महामारी। प्लेग महामारी आई और उस समय अकाल भी पड़ा हुआ था किसानों के लिए, जैसे बारिश का ना होना, सूखा पड़ जाना, ऐसी कुछ बातें थी। तो प्लेग महामारी और अकाल के समय लोगों और किसानों की स्थिति ऐसी हो गई कि वो आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गए। धंधे नष्ट हो गए, किसानों की जमीनें खराब हो गई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, और लोग इस महामारी से मरते ही जा रहे थे। संख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन था, लोग मरते जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं कराई और किसानों पर ऊपर से भारी कर्ज लगा दिया, भारी टैक्स लगा दिया। और भारी टैक्स लगाने के चक्कर में किसान कर्ज में डूब रहा था और कर्ज
किसान जब कर्ज में डूबेगा तो सीधी बात है कर्ज ना चुका पाने के कारण वो आत्महत्या कर लेगा। तो कुछ लोग आत्महत्या से मर रहे थे तो कुछ लोग प्लेग महामारी से मर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार की कोई सुविधा लोगों तक नहीं पहुंच पाई या वो सुविधा नहीं देना चाह रहे थे। तो लोकमान्य तिलक जी ने अंग्रेजी सरकार को यह चेतावनी देते हुए बोला कि यदि आप अंग्रेजी सरकार सुन लो, यदि आप लोगों तक सुविधा नहीं पहुंचाओगे ना तो हम लोगों के साथ मिलकर क्रांति कर देंगे। सीधे बोल दिया भाई साहब, क्रांति कर देंगे। कुल मिलाके और लोगों से यह बोला कि ब्रिटिश सरकार का कर्ज चुकाने के चक्कर में किसी भी किसान को और आम लोगों को अपनी भूमि, अपना जेवर बेचने का कोई भी तरीका नहीं सूझना चाहिए। यानी भूमि, जेवर, किसी भी प्रकार का घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। कर्ज नहीं चुका पा रहे, मत चुकाइए, हम क्रांति करेंगे। तो कुल मिलाके उस समय ऐसा माहौल बन रहा था। तो प्लेग और महामारी और अकाल के समय जो प्लेग कमिश्नर था जिसका नाम था रैंड, क्या था? रैंड, प्लेग कमिश्नर रैंड। तो क्या हुआ, उस समय अंग्रेजी सरकार को चेतावनी देते हुए तिलक ने कहा कि अंग्रेजी सरकार यदि किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी और लोगों तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंचाएगी तो जन आंदोलन भी हो सकता है, क्रांति हो सकती है। और उसने बंबई की जनता को प्लेग कमिश्नर रैंड के खिलाफ भड़का दिया कि हत्या कर दो, इस कमिश्नर की हत्या कर दो। लोगों को यह भड़का दिया कि सारी करामात जो है वो कमिश्नर की है, इसलिए कमिश्नर के खिलाफ हम क्रांति करने वाले हैं। इस बात को सुनकर अंग्रेजी सरकार ने तुरंत 1897 में ही अंग्रेजी सरकार ने बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ जेल की सजा सुना दी और इनको 18 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई। चलिए, तो इसलिए प्लेग कमिश्नर रैंड के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लोगों को भड़काया गया, लोगों को उसकी हत्या के खिलाफ भड़काया गया और जब उसकी हत्या के खिलाफ भड़काया गया ना, कमिश्नर की हत्या के खिलाफ, तो इस प्लेग कमिश्नर ने बाल गंगाधर तिलक जी पर एक न्यायाधीश मुकदमा चलाया और इस मुकदमा में था राजद्रोह का अभियान। क्या था? राजद्रोह का अभियान चला दिया और राजद्रोह के अभियोग में बाल गंगाधर तिलक जी को 18 माह की जेल हुई। और 18 माह की जेल तो हुई, लेकिन आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जेल में जाने वाले पहले क्रांतिकारी सेनानी व्यक्ति हैं, पहले थे ये। यानी जब कोई नेता इससे पहले, यानी बाल गंगाधर तिलक से पहले कोई भी जेल जाता था तो उसके जीवन में उसे कलंक समझा जाता था कि जेल जाना बुरी बात होती है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी ने 1897 में यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जेल भी जाने को तैयार हूं। और उस समय के बाद से जो भी क्रांतिकारी नेता जेल गया है उसने अपने आप में गर्वान्वित महसूस किया है। यह पहला एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जेल गया था केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। यह पहला ऐसा व्यक्ति था और इन्होंने जेल जाने के बाद यह साबित भी कर दिया कि मैं अंग्रेजी सरकार के प्रति कोई समर्पण की नीति नहीं अपनाऊंगा। और उसी के बाद से आप उठा लीजिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, कितने सारे व्यक्ति हुए जो जेल में गए। इन्होंने अपने आप में गर्व समझा और यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जेल में जाने की प्रथा को प्रारंभ किया था। यह बाल गंगाधर तिलक थे साहब। तो कहते हैं ना कि इनका तो जिद्दीपन, इनका उद्दापन बहुत ज्यादा। तो उग्रवादी लिख सकते हैं आप इसमें कि तिलक जी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को
भड़काने के आरोप में, लोगों को भड़काने के आरोप में 1897 में 1897 में इन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। अभियोग चलाया गया और इनके बारे में एक सबसे बड़ी पहली बात कर लेते हैं कि 1897 में यानी भारत के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर पहला जेल जाने की प्रथा को प्रारंभ करने वाला पहला व्यक्ति है ये। इन बाल गंगाधर तिलक जी से पहले यदि कोई भी व्यक्ति जेल जाता था तो उसे कलंकित समझा जाता था, लेकिन अब समाज में एक ऐसी प्रथा बन गई कि यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है और अंग्रेजी सरकार उसे जेल भेजना चाहती है तो वो एक गर्व की बात है कि देश के लिए हम मर मिटने को भी तैयार हैं। ऐसी भावना कुछ भारत में विकसित होती चली गई थी। चलिए, तो इसलिए कहते हैं कि 1897 में इनको 18 मास की सजा सुनाई। कितनी गई? 18 माह की सजा सुनाई गई। 18 माह की सजा सुनाई गई। सजा सुनाई गई 18 महीने की। और बताया ऐसा जाता है कि तिलक जी ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे जो देश के लिए पहली बार जेल गए थे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, जेल गए। ये वो व्यक्ति थे और इन्होंने जेल जाने की प्रथा और इन्होंने जेल जाने पर भारत की अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के प्रति समर्पण ना करने की नीति अपनाई। तो ये वो व्यक्ति हैं भाई साहब। चलिए, तो बहुत अच्छे। यानी हम बाल गंगाधर तिलक जी की अब कारावास की यात्राओं को प्रारंभ करेंगे। आपको पता है कि तिलक जी को पहली बार, यानी तिलक जी को आपसे कोई पूछे कि भाई तिलक जी को पहली बार जेल कब हुई थी? 1897 में हुई थी। और दूसरी जेल कब हुई थी? दूसरी जेल हुई थी 1908 में, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। ये स्टोरी के तौर पर आप थिंकर्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि तिलक जी ने अपने जीवन में क्या किया। जैसे मैं आपसे पूछूं कि तिलक जी ने राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे माध्यमों से किया है, तो देखो, राष्ट्रवाद का विकास इन्होंने शिक्षा के माध्यम से किया है। पहली बात आपको पता है, न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करना, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना करना। पहली बात, इन्होंने कानूनी तौर पर भी राष्ट्र का विकास किया, क्योंकि कानून का ये अध्ययन तो कर ही रहे थे और कानून का अध्ययन इन्होंने इसलिए किया था ताकि मैं भारत के नव जागरण कार्यक्रम में भाग ले सकूं, ठीक है, और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ सकूं। तो कानून के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रवाद का विकास किया, शिक्षा के माध्यम से किया, सांस्कृतिक माध्यम से किया, और किस तरीके से किया, और अपने आप को समर्पण ना करने की नीति से भी इन्होंने राष्ट्रवाद का विकास किया है। क्योंकि जब आपको लगता है, जब आपका मुखिया जेल चला जाए केवल आपके लिए, तो आपको अपने नेता के प्रति में थोड़ा सा एक भावना आ जाती है कि मेरा नेता कितना बहादुर है। जैसे कि कल को आप सभी के खिलाफ मैं एक आंदोलन करूं और मैं आपके लिए और आपके हित के लिए जेल चला जाऊं, तो आपके मन में मेरे लिए सम्मान की भावना जागने लग जाएगी। आप कहोगे देखो गौरव सर कितने बच्चे हैं, हमारे लिए, हमारे हक के लिए जेल गए। तो कुल मिला के, और मैं जानना चाहूंगा, यदि आपका हक और आपकी ईमानदारी से, सच्चाई है आपकी ईमानदारी में और आपका हक बिल्कुल सही है
और मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ अच्छा हो, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि स्टूडेंट के साथ कोई बुरा नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर तिलक जी को भी यही लग रहा था। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि तिलक जी ने भारत के लोगों के मन में जो राष्ट्रीय भावना होती है, जो धार्मिक भावना होती है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस था, राजनीतिक चेतना थी और आत्मसम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने का काम केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से किया, कानूनी तरीके से किया, सांस्कृतिक तरीके से किया और ब्रिटिश सरकार के सामने समर्पण ना करने की नीति से भी किया। और भी तरीके थे जो हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी तक इस पार्ट में हम इतना ही रखेंगे ताकि आपकी चीजें दिमाग में हमेशा क्लियर रहें। चलिए, तो पहली जेल हुई थी 1897 में और 1908 में दूसरी जेल होती है, लेकिन हम इसको पढ़ने वाले हैं अगले पार्ट में, क्योंकि 1908 में इनको जेल इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने केसरी पत्रिका में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक ऐसा भड़काऊ आर्टिकल लिख दिया था जिससे अंग्रेजी सरकार पूरी हिल गई थी। खैर, तब जानेंगे हम अगले पार्ट में। अभी तक के लिए यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं और फिर अगले पार्ट में इसको कराते हैं। हम चाहे ज्यादा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, ये ज्यादा हमारे लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।